क्या है। छोटी सी एक एग्जांपल देखते हैं जी इन्वेंट्री की, इकट्ठे पढ़ते हैं। A trader starts in business and by the end of his first year he has purchased goods costing $21,000 and has made sales totaling $25,000. Goods which cost him $3,000 have not been sold by the end of the year. So how much is the profit? प्रॉफिट कितना हुआ जी? ये एक छोटा सा बिजनेस है, एक ही ट्रांजैक्शन हुई है, आपका अपना बिजनेस है। मैं आपकी मिसाल दे देता हूं कि मिसाल के तौर पे आपने एक साल के दौरान $21,000 का सामान खरीदा, आपने $25,000 की सेल की, ये आपकी सेल है, ये आपकी परचेज है, और $3,000 का सामान आपके पास साल के आखिर में क्लोजिंग इन्वेंट्री के तौर पे पड़ा हुआ है। अब मेरा क्वेश्चन है कि प्रॉफिट कितना हो गया इस बिजनेस में? मुझे जल्दी से सब लोग जवाब देते हैं एक एक करके। सबसे पहले मनीष बताएगा। मनीष, प्रॉफिट कितना हुआ? तुम्हारा ही बिजनेस है भाई, और बिजनेस किया, एक ही ट्रांजेक्शन की है, $21,000 का सामान लाया हूं, $25,000 की सेल की है, 3,000 की इन्वेंट्री हाथ में पड़ी हुई है। प्रॉफिट कितना? जल्दी से बोल दो। कितना कमाया? 7,000 सर। 7,000। मनीष, कैसे? एक्सप्लेन करो जल्दी से। उसके 21,000 का स्टॉक खरीद गया था ना, 21 की तो उसमें परचेज की थी, अब क्लोजिंग स्टॉक 3,000 है। तो 3,000 तो बेचा ही नहीं, 3,000 का तो हाथ में पड़ा हुआ है अभी तक। तो इसका मतलब है कि जो सामान बेचा है वो 18,000 का है, ठीक है ना? सिर्फ 18,000 का बेचा है, लेकिन उसे 25,000 कमाया। बिल्कुल, उससे 18,000 के सामान को 25,000 में बेच के 7,000 प्रॉफिट कमाया। बिल्कुल ठीक बोला जी आपने कि सामान टोटल लिया था 21 का, उस 21 में से 3,000 का तो अभी बिका ही नहीं है, तो जो सामान बिका है वो 18,000 का है। तो 18,000 के सामान को 25,000 में बेचा जब, तो $7,000 प्रॉफिट कमाया। थैंक यू वेरी मच मनीष। इसको ऐसे कर लो कि सेल कितना हो गया? 25। कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग इन्वेंट्री तो लिखी नहीं है तो हमने छोड़ दिया, हमें पता नहीं है। परचेजेस 21 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल 18, प्रॉफिट इज 7,000। छोटा सा एक एग्जांपल था बस। अच्छा, अब इन्वेंट्री जो है इसको आप अपने लेजर अकाउंट्स में कैसे लिखते हैं? अच्छा, इसमें पहले तो काम तो आप ये कर लें कि ये दो डबल एंट्रीज हैं, इनको आप याद कर लो, जुबानी ज़हन में याद कर लो, फिर मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूं। तो देखो, ओपनिंग इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए डबल एंट्री, डेबिट इनकम स्टेटमेंट, क्रेडिट इन्वेंट्री यानी क्रेडिट बैलेंस शीट, और क्लोजिंग इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए डबल एंट्री, डेबिट इन्वेंट्री, क्रेडिट इनकम स्टेटमेंट, डेबिट इन्वेंट्री, क्रेडिट इनकम स्टेटमेंट। तो ये दो डबल एंट्रीज हैं, और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम में ये डबल एंट्री आपसे पूछ ली जाए कि यार ये कंपनी की इतनी 5,000 10,000 जो भी डबल एक इन्वेंट्री रह गई, ये क्लोजिंग, इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो वो दो तीन आपको डबल एंट्रीज दे देंगे, आपने उनमें से कोई एक पिक करनी है। देखिए मैं दोबारा बता दूं, ओपनिंग इन्वेंट्री के लिए डबल एंट्री, डेबिट इनकम स्टेटमेंट, क्रेडिट इन्वेंट्री, और यहां पे क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए डेबिट इन्वेंट्री, क्रेडिट इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, ये याद रखना है, जुबानी भी याद करना है। अभी मैं इसकी लॉजिक भी आपको समझा देता हूं ताकि आप भूल ना जाए। देखो, एक चीज आपको मैंने आपको पहले बताया, पीछे समझाया कि क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर इंक्रीज हो तो प्रॉफिट इंक्रीज होता है। ये चीज हमने भी साबित भी कर ली, वो एग्जाम्पल में 20,000 40,000 30,000 नंबर्स को चेंज करके। क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ती चले जाएगी, प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। इसकी एक और एग्जाम्पल भी आपको दे देता हूं, ज्यादा आसान रहेगी। मिसाल के तौर पे मनीष के साथ ही स्टार्ट करूंगा। मनीष जरा जल्दी मुझे जवाब दे देता है, बाकी लोगों को 3 दफा पूछता हूं, हाँ ना भी नहीं करते ना बाकी के। तो मनीष, तैयार हो? यस सर।
सर पूछ लें बाकियों से भी। देखो ना, पहले पूछता हूँ तो कोई जवाब नहीं देता, तो फिर मैं क्या करूं? फिर मुझे तो लेसन चलाना है ना। तो जब मैं कहता हूँ कोई सवाल, तो कोई जवाब रिस्पॉन्स नहीं आता, तो जो रिस्पॉन्स देगा बस मैं उसी का हाथ पकड़ के आगे चलूंगा ना। कोई बात नहीं नहीं। सर, मैं बोलना शुरू हो गया हूँ अब। हाँ, जहन भी बड़ा हो गया। सॉरी सर, सॉरी। चलो अब मनीष से कर लिया, तो अब मनीष से स्टार्ट करते हैं, अगली बारी जहन को लेते हैं। मनीष, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया। जब बिजनेस स्टार्ट किया तो आपने $5,000 कैश लगाया। कारोबार में $5,000 से आपने स्टार्ट किया। कुछ सामान खरीदा, कुछ बेचा, कुछ खरीदा, कुछ बेचा, और कोई चीज नहीं है, ना कोई रिसीवेबल है, ना कोई पेएबल है, ना कोई इन्वेंट्री है। 5,000 से शुरू किया, पूरा महीना गुजार दिया, और महीने के आखिर में आपके पास दोबारा 5,000 ही है हाथ में। ना कोई रिसीवेबल, ना कोई पेएबल, ना कोई इन्वेंट्री। 5,000 कैश से शुरू किया, पूरा महीना इधर उधर सर खपाया, महीने के आखिर में दोबारा हाथ में $5,000 ही है। भाई प्रॉफिट कितना है मनीष? 0। प्रॉफिट 0। समझ में आई बात? अगला महीना आया तो आपने 5,000 से काम शुरू किया, और कोई चीज नहीं है, रिसीवेबल, पेएबल, इन्वेंट्री कुछ नहीं है। पूरा महीना काम करने के बाद महीने के आखिर में आपके पास दोबारा 5,000 ही है, लेकिन इस दफा आपके पास एक कंप्यूटर भी है। तो प्रॉफिट कितना हो गया? फिक्स एसेट जोड़ लिया सर, कंप्यूटर। एक कंप्यूटर प्रॉफिट हो गया ना आपका। आप कह सकते हो, मैंने बोला यार मनीष, तूने क्या कमाया? 5,000 रुपया लेके घर से निकला था, 5,000 लेके तू वापस आ गया भाई, कमाई क्या की तुमने? बोला कि सर 5,000 लेके निकला, 5,000 वापस आया, एक कंप्यूटर भी तो लेकर आया हूं, तो मेरा जो कमाई है वो एक कंप्यूटर है। तो अगर मैं बोलूं कि एक महीने के बाद एक कंप्यूटर नहीं बल्कि 3 कंप्यूटर, तो प्रॉफिट कितना हो गया मनीष? 3 कंप्यूटर। 3 कंप्यूटर। तो बाकी चीजें वही हैं, बाकी कुछ नहीं है, रिसीवेबल, पेएबल, बाकी चीजें, और कोई मसला नहीं है। इतनी सादा सी एग्जांपल लेके चल रहा हूं, तो नजर आ रहा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ती चली जाएगी तो प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। हाँ, अगर बाकी चीजों को हाथ पैर ना लगाओ तो, यानी रिसीवेबल, पेएबल वगैरह की बात ना करो, सिर्फ यही ध्यान में रखो तो क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ती चली जाए तो प्रॉफिट बढ़ता चला जाता है। ये पहला तो आप एक पॉइंट अपने जेहन में याद रख लें। क्लोजिंग इन्वेंट्री गोज अप, प्रॉफिट गोज अप। ये तो पहली बात। अच्छा, अब दूसरी बात, जब हम इनकम स्टेटमेंट की बात करते हैं तो इनकम स्टेटमेंट में आपको याद होगा कि आपने जब ट्रायल बैलेंस बनाया था तो उस ट्रायल बैलेंस के 2 कॉलम थे, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट कॉलम में आप एक्सपेंस लिख रहे थे और क्रेडिट कॉलम में आप रेवेन्यूज लिख रहे थे। याद है ट्रायल बैलेंस? डेबिट कॉलम, यस सर। क्रेडिट कॉलम। डेबिट में एसेट्स और एक्सपेंसेस, क्रेडिट में इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट में जब भी कभी इनकम स्टेटमेंट में जो इनकम होती है या जो रेवेन्यू होता है उसको क्रेडिट किया जाता है। क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। और जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको डेबिट किया जाता है। याद रखना, एक वर्ड है, मैं आपसे कहता हूं, आप आए, आपने बोला सर ये मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इसको क्या करूं? मैंने बोला मनीष, चार्ज इट टू द इनकम स्टेटमेंट। क्या बोला? चार्ज इट टू द इनकम स्टेटमेंट, यानी इसको इनकम स्टेटमेंट में खर्चे के तौर पे लिख दो। या मैं कह सकता हूं कि मनीष इनकम स्टेटमेंट में डेबिट कर दो। एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू द इनकम स्टेटमेंट एंड रेवेन्यूज आर और इनकम्स आर क्रेडिटेड टू द इनकम स्टेटमेंट। अब ये भी एक असूल अपने जेहन में रख लो। अब पहला असूल तो ये जेहन में रखा कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट ऊपर जाएगा। दूसरा पॉइंट, बाद में इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ूंगा। दूसरा पॉइंट जेहन में ये रख लो कि बाज दफा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आ रही, इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट होने से क्या मुराद है, इनकम स्टेटमेंट डेबिट होने से क्या मुराद है? भाई इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट होने से मुराद है कि तुम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हो, इनकम रिकॉर्ड कर रहे हो,
और इसके नतीजे में प्रॉफिट बढ़ता है। जब भी इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट होगी तो प्रॉफिट जो है वो ऊपर जाएगा। जब भी इनकम स्टेटमेंट डेबिट होगी तो प्रॉफिट जो है ये नीचे आएगा। जब मैं कह रहा हूं ना कि इनकम स्टेटमेंट डेबिट कर दो, तो इसका मतलब है कि इसको इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस के तौर पे लिख दो, और जाहिर सी बात है जब एक्सपेंस के तौर पे लिखोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। समझ आई बात? अब कभी ये कंफ्यूज नहीं होना कि सर इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो गया, इससे क्या मुराद है? इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो गया इससे मुराद है प्रॉफिट कम हो गया। इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट से मुराद है कि प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब वापस आता हूं दोबारा, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है ये प्रॉफिट को कम करता है या ज्यादा करता है? ज्यादा। ज्यादा। अगर ज्यादा करता है तो इनकम स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। तो देख लो जी भाई, क्रेडिट कर दी इनकम स्टेटमेंट। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट करेगी। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री 31 दिसंबर को आपके पास एसेट के तौर पे पड़ी हुई है ना, करंट एसेट है ना, एसेट है क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो एसेट जो है अगर बढ़े तो डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? एसेट डेबिट होता है। हमने डेबिट क्रेडिट के रूल्स पढ़े हुए हैं ना, एसेट डेबिट होता है हमारे पास। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारा एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा डेबिट के तौर पे, और क्लोजिंग इन्वेंट्री के नतीजे में इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट बढ़ेगा। जब मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री वहां से कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस कराऊंगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो ये मेरा क्रेडिट इनकम स्टेटमेंट हो जाएगा। ये आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री की लॉजिक है। यानी बच्चा पूछ सकता है कि सर ये चीज जो है आपने बोला कि क्लोजिंग इन्वेंट्री की डबल एंट्री है, डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट इनकम स्टेटमेंट, इसकी रीजन क्या है? भाई इसकी रीजन ये आपको समझा दी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा, प्रॉफिट इंक्रीज करने से मुराद है इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट करूंगा और बैलेंस शीट को डेबिट करूंगा इन्वेंट्री को। ओपनिंग इन्वेंट्री इसके ऑपोजिट है, क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री प्रॉफिट को कम करती थी, तो प्रॉफिट कम करने से मुराद है इनकम स्टेटमेंट डेबिट करना, प्रॉफिट को कम करना, प्रॉफिट को घटाना। जैसे ही ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाएगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री बढ़ाते जाओ प्रॉफिट कम होता जाएगा। तो प्रॉफिट कम करने से मुराद है कि प्रॉफिट को रिड्यूस करने से मुराद है डेबिट करना, तो इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करूंगा। और यहां पे ये ओपनिंग इन्वेंट्री थी ना साल के शुरू में, बेच दी, खत्म हो गई, कम हो गई, तो एसेट था, एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट कर दूंगा। क्रेडिट इन्वेंट्री इन द बैलेंस शीट एंड डेबिट इनकम स्टेटमेंट। ये आपके पास डबल एंट्री रिकॉर्ड करने का इसका एक तरीका। इनको आप याद भी कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। अच्छा, इन्वेंट्री की ड्राइंग भी हो सकती है, ये भी हमने ट्रायल बैलेंस में करते वक्त पढ़ा था कि बाज दफा जो प्रोप्राइटर है, सोल ट्रेडर है, ओनर है, वो अपने पर्सनल यूज के लिए कैश भी उठा सकता है बिजनेस में से, सोल ट्रेडर, और कोई सामान भी ले जा सकता है। दुकान बंद करके घर जा रहा हूं कि चलो यार घर में कोई चीज की जरूरत है तो उठा के घर ले गए। तो जब भी कभी इन्वेंट्री की ड्राइंग होगी तो उसको आपने कॉस्ट में से उठाना है। डबल एंट्री ऐसे जाएगी, डेबिट ड्राइंग्स क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल, ये डबल एंट्री होगी। डेबिट ड्राइंग्स, ड्राइंग डेबिट होगी और कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट होगा। कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट होने से मुराद है कॉस्ट ऑफ सेल को कम करेंगे। और आपको याद है मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी परचेजेस, आपने 10 मोबाइल फोन खरीदे थे, फिर उनमें से एक मोबाइल फोन आपने पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग में उठा लिया था, तो आपने उसको माइनस करवाना था। तो माइनस करवाने के आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल 900 रह जाएगी, तो कॉस्ट ऑफ सेल को क्रेडिट कर रहा हूं, क्रेडिट से मुराद है कि उसको माइनस करवा रहा हूं। तो ये डबल एंट्री आप ड्राइंग की याद रख लीजिए, और ये हमेशा कॉस्ट पे होगा, सेलिंग प्राइस पर नहीं होगा। ड्राइंग जो होती है ना वो कॉस्ट पे रिड्यूस करते हो। मिसाल के तौर पे तुमने एक मोबाइल फोन खरीदा था, तुम्हारी कॉस्ट जो थी उसकी $100 थी, तुम्हारी सेलिंग प्राइस जो थी उसकी $120 थी। फिर तुमने सोचा कि यार इसको मैं घर ले जाता हूं, ये तो मुझे बड़ा पसंद आ गया मोबाइल फोन,
तो तुमने दुकान से उसका पैकेट उठाया और घर लेके जा रहे हो, तो अब ये तो हो गई ड्राइंग। अब जब ये ड्राइंग हो गई तो इसको किस अमाउंट से रिकॉर्ड करूं, 100 से या 120 से? तो याद रखना ड्राइंग हमेशा 100 से ही होगी, यानी कॉस्ट से करोगे, सेल प्राइस से नहीं करोगे। जितनी उस सामान की कीमत है उस कीमत पे ड्राइंग रिकॉर्ड करोगे। टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया, रिपीट हो रहा है। गुड्स परचेज फॉर रीसेल, कंज्यूमेबल स्टोर सच एज ऑयल, पेपर, टोनर, कार्ट्रिजेस, रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोसेस, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीजें हमने पहले बात कर ली हुई है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आते हैं जी वैल्यूएशन मेथड ऑफ इन्वेंट्री। इसको अगले टॉपिक में करते हैं। 1 मिनट, हम 3 मिनट की ब्रेक लेंगे, उसके बाद मैं आपको ज्वाइन करूंगा और हम वैल्यूएशन स्टार्ट करते हैं।